हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैशर। मैं नूपुर गोयल आज आपके सामने हाजिर हूँ लिटरेचर का एक टॉपिक लेकर, जो टॉपिक का नाम है जॉन मिल्टन। ये आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स का ही एक टॉपिक है जो कि जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और आज मैं जॉन मिल्टन की बायोग्राफी और उसके वर्क्स के बारे में आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। आई होप आपको आज का टॉपिक बहुत पसंद आएगा और इससे आपके बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे। सो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, इंग्लिश मैशअप, जिससे आपको आगे की वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, चलते हैं जॉन मिल्टन की बायोग्राफी और उनके कुछ वर्क्स के साथ। तो जॉन मिल्टन का जन्म हुआ था दिसंबर 9, 1608 इन लंदन, ठीक है। और उनकी जो डेथ है वो हुई थी नवंबर 8, 1674 इंग्लैंड। तो उनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी इंग्लैंड में, उनको बरीड किया गया था, ठीक है। और जो उनका बर्थ हुआ था वो दिसंबर 9, 1608 को हुआ था। मिल्टन की एज को हम प्योरिटन एज भी कहते हैं। प्योरिटन मतलब कि स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। और जो उनकी बर्थ है हम उनको जैकोबियन एज भी कहते हैं, क्योंकि जो आपका जैकोबियन एज है, जैकोबियन जो पीरियड है वो आपका स्टार्ट होता है बेसिकली 1603 से 1625। तो उनका जो बर्थ है वो 1608 है, तो वो आपका जैकोबियन एज में आ जाता है, ठीक है। और जो उनकी डेथ है वो हम बोल सकते हैं कैरोलिन एज। कैरोलिन एज इसलिए मैंने बोली क्योंकि कैरोलिन एज का जो आपका टाइम है वो आपका आता है 1625 से 1649। तो उन्होंने जब डेथ नहीं, सॉरी, जो उनकी राइटिंग है, जॉन मिल्टन ने जब लिखना स्टार्ट करा, जो उनकी राइटिंग वर्क्स हैं, जो उनके नोटेबल वर्क्स हैं, वो आप कैरोलिन एज को कह सकते हैं, क्योंकि 1625 से 1649 की का जो टाइम पीरियड है उसे हम कैरोलिन एज कहते हैं। तो जॉन मिल्टन की जो बर्थ है वो आपका जैकोबियन एज हो गया। और जो उनका राइटिंग है, जो मिल्टन की राइटिंग है, जो उनकी पोएम्स हैं, वो आपकी कैरोलिन एज में आ जाती हैं। यहाँ पर मैंने कुछ नोटेबल वर्क्स, यानी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, मैंने यहाँ पे कुछ उनकी आपको लिस्ट दी है, जिनके ईयर्स आपसे पूछा जाता है कि लाइसिडास कब पब्लिश हुई, कब लिखी गई, किसकी डेथ पे लिखी गई, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और आपका जैसे ये है एल एलिग्रो आई इल पेंसिरोसो, है ना। तो एल एलिग्रो का मतलब है यहाँ पे है होता है हैप्पी मैन। ये आपसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि एल एलिग्रो का मतलब क्या है, तो यहाँ पे आता है आपका हैप्पी मैन। और आपका इल पेंसिरोसो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लोन सैड, है ना, दुख, मेलंकली, ये आपके इल पेंसिलोसो में आता है। आइकोनोक्लास्ट, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट दी है जो इनकी आपको ईयर एग्जाम से पूछे जाते हैं, और ये भी पूछा जाता है कि ये किसने लिखी है और किसको डेडिकेटेड है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके जॉन मिल्टन से बनते हैं। तो अब चलते हैं उनकी बायोग्राफी को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं हम। ऑन अकाउंट ऑफ हिज मिडिल स्टेचर विद auburn hair and an oval face with grey eyes and a fair complexion, Milton was called the Lady of Christ College. तो जॉन मिल्टन को एक टैग दिया गया था लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज। वाई? बिकॉज ऑफ ऑबन हेयर। ऑबन हेयर आपको क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर। रेडिश ब्राउन कलर का जो हेयर्स का कलर होता है उसको हम बोलते हैं ऑबन हेयर। ओवल फेस था, ग्रे आइज थी, फेयर कॉम्प्लेक्शन, मतलब एक सुंदर, एक जैसे लड़की का एक डिस्क्रिप्शन होता है कि एक ग्रे आइज है, सुंदर से बाल हैं, फेयर कॉम्प्लेक्शन है, इसलिए उन्हें लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज कहा गया, क्योंकि वो क्राइस्ट कॉलेज में पढ़ते थे और लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज का उन्हें टाइटल दिया गया। He belonged to extreme Puritan called Separatist Independents Congregationalist। तो यहाँ पे आपको बोला गया है प्योरिटिन्स। प्योरिटिन मैंने आपको बताया कि प्योरिटिन में बेसिकली क्या होता है कि हुज थिंकिंग टू हाई स्टैंडर्ड एंड थिंक रॉन्ग टू इन्जॉय योर सेल्फ। मतलब उनको लगता था कि नैतिकता, मॉरल वैल्यूज से वो बिलोंग करते थे, ठीक है। और he withdrew himself from the university in 1632 after taking the degree of MA। तो उन्होंने यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया था कब, 1632 में, आफ्टर टेकिंग द डिग्री ऑफ MA। द मास्क ऑफ कॉमर्स, ये उनकी पोएम है, मास्क ऑफ कॉमर्स was written in 1634 to be performed at Ludlow Castle before the Earl of Bridgewater and friends। तो जो मास्क ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स मतलब तमाशा, एक तरह से तमाशा जिसे हम बोलते हैं,
तो वो रिटर्न हुई थी 1634 में, ये आपका क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। अब परफॉर्म्ड कहाँ हुई थी? लडलो कासल में परफॉर्म हुई थी। और किसके सामने परफॉर्म हुई थी? तो अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर यानी ब्रिज वाटर के अर्ल के सामने लडलो कासल में मास्क ऑफ कॉमर्स परफॉर्म हुई थी। ठीक है, द ट्रिम्फ ऑफ वर्च्यू वुड बी अ बेटर नेम फॉर दिस परफेक्ट लिटिल मास। अब आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि मास ऑफ कॉमर्स का एक बेटर नेम, एक अदर नेम क्या बोला गया था कि ये नाम भी हो सकता था? तो उसका अदर नाम था द ट्रिम्फ ऑफ वर्च्यू। ट्रिम्फ मतलब जीत, वर्च्यू मतलब गुड, क्वालिटीज। ठीक है, नेक्स्ट इन 1637 ही रॉट लाइसिडास A monody on the death of his college friend Edward King। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लाइसिडास कब लिखी गई? 1637 में। एक मोनोडी है यानी दुख है, ठीक है, और किसकी डेथ पे लिखी गई? उनके कॉलेज फ्रेंड एडवर्ड किंग हु ड्रॉन्ड यानी कि डूबना, ठीक है, इन द आयरिश सी। इट इज लास्ट हॉरिटन पोएम। तो मिल्टन ने की जो हॉरिटन पोएम है उनका बेसिकली टाइम पीरियड है 1632 टू 1638 अराउंड। तो ये उनकी लास्ट हॉरिटन पोएम थी लाइसिडास, जो उन्होंने अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखी थी। His friendship with the exiled Dutch scholar Grotius in Paris and of Galileo in his sad imprisonment in Florence proved to be fruitful। यहाँ पे उनकी जो फ्रेंडशिप डच स्कॉलर ग्रोटिश से हुई थी, जिन्हें जेल में डाला गया था और जो बाद में पेरिस में बस गए थे, जेल से भाग गए थे और वो पेरिस में जाकर वो रहने लगे थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी आपको मैंने समझा दिया। नेक्स्ट आपका आता है बिटवीन 1639 एंड 1642 ही मेड 4 ड्राफ्ट्स फॉर अ वर्क टू बी कॉल्ड एडम एन अनपैराडाइज्ड। यहाँ पे 39 और 1642 के बीच का जो ड्राफ्ट वर्क है उसको उन्होंने नाम दिया एडम अनपैराडाइज्ड। इन 1643 ही मैरिड मैरी पावेल, अ शैलो प्लीजर लविंग गर्ल, ठीक है, द डॉटर ऑफ रिचर्ड पावेल ऑन ऑक्सफोर्डशायर कैवलियर और रॉयलिस्ट। तो 1643 में जॉन मिल्टन ने शादी करी थी मैरी पावेल से, जो कि शैलो प्लेजर लविंग गर्ल थी, सुंदर थी, और डॉटर किसकी थी? रिचर्ड पावेल की, जो कि ऑक्सफोर्डशायर उसके कॉलेज के रॉयलिस्ट थे। रॉयलिस्ट मतलब एक रिच गैलीजिया। ठीक है, दिस मैरिज वॉज अ फेलियर, बट उनकी मैरिज ये फेल रही, सक्सेसफुल नहीं रही। In 1644, he wrote Areopagita, which is an address to Parliament for freedom of the press। तो जॉन मिल्टन जो थे वो बेसिकली पॉलिटिक्स वगैरह में ज़्यादा वो अट्रैक्ट रहते थे, एक्टिव रहते थे पॉलिटिक्स में। तो 1644 में उन्होंने एरोपैगिटा लिखी, जो कि पार्लियामेंट फॉर फ्रीडम, जो कि एक पॉलिटिशियंस मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड थी, उन्होंने वो उसको लिखा 1644 में। इन 1649 मिल्टन आइकोनोक्लास्ट demolished the flimsy argument of the icon Basilisk। ठीक है, तो 1649 में मिल्टन ने आइकोनोक्लास्ट लिखी, जिसका मतलब होता है इमेज ब्रेकर। डिमोलिश, उन्होंने क्या डिमोलिश करा? उन्होंने डिमोलिश करा था ये, और ये किसको रेफर करी गई थी? ये आइकोनोक्लास्ट रेफर की गई थी आइकोनो बेसलाइक की। इमेज ब्रेकर होती है, डिमोलिश करा, स्पॉइल करा, ख़त्म करा उनके आर्ग्यूमेंट्स को। ठीक है, इन 1649 ही बिकेम फॉरेन सेक्रेटरी टू द कॉमनवेल्थ। ये आपका क्वेश्चन बनता है कि वो कब बने थे फॉरेन सेक्रेटरी? व्हेन ही बिकेम द फॉरेन सेक्रेटरी टू द कॉमनवेल्थ। तो आपका आंसर हो जाता है इन 1649। यहाँ पे ईयर बहुत पूछे जाते हैं। He lost the sight of one eye in 1650, यानी 1650 में उन्होंने अपनी एक आँख से उनकी रोशनी चली गई थी, उनको एक आँख से दिखना बंद हो गया था, और डॉक्टर ने उनको वार्निंग दी थी कि वो रेस्ट करें और अब ज़्यादा वो रिटर्न वर्क या जो वो वाला काम ना करें जिससे कि उनकी आँखों पे प्रेशर पड़े, फोर्स पड़े। बट ही डिड नॉट केयर फॉर द वार्निंग ऑफ द डॉक्टर, बट उन्होंने उनकी वार्निंग को इग्नोर करा, उसको ध्यान नहीं दिया। तो उससे क्या हुआ? 1652 में ही टोटली ब्लाइंड, यानी कि वो पूरे ही दोनों आँखों की रोशनी उनकी चली गई। 1650 में 1, 1652 2 मतलब दो आँखें से रिलेट कर लेना, 50 में एक आँख से रोशनी गई,
52 यानी लास्ट में 2 आ रहे हैं, 2 आइज, दोनों आइज से ही उनको दिखना बंद हो गया था, ठीक है। और द डिफेंस ऑफ द इंग्लिश पीपल, और कब ये जब वो लिख रहे थे द डिफेंस ऑफ द इंग्लिश पीपल, वो अपना राइटिंग काम कर रहे थे और उसमें उन्होंने बहुत हार्ड वर्क करते, लाइक अ लेबर जो वर्क होता है उस तरह से वो दिन रात मेहनत कर रहे थे द डिफेंस ऑफ द इंग्लिश पीपल, जो उनकी राइटिंग तो उसको लिखने में, जिसकी वजह से वो टोटली ब्लाइंड हो गए। In 1649, support of the execution of King Charles I, he wrote his first political tract, टेन्योर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट। ये उनकी पोएम है जो 1649 में उन्होंने लिखी थी और वो सपोर्ट कर रहे थे किंग चार्ल्स फर्स्ट को। जॉन मिल्टन के टाइम पे किंग चार्ल्स फर्स्ट जो थे वो रूल कर रहे थे, जो राजा थे, और उस टाइम पे क्या था, लोग अपने प्रॉब्लम्स को चर्च में भी लेके जाते थे। तो किंग चार्ल्स ने उस बात पे आवाज़ उठाई थी कि आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स को लेके मेरे पास आए करें, लोग चर्च में जाते थे, ठीक है। तो इस बात पर उन्होंने सपोर्ट करा था और उन्होंने लिखा था टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट 1649 में। नेक्स्ट अब ये लाइन मैंने रिपीट कर दी 1649 में, किंग्स एंड मजिस्ट्रेट वाली लाइन रिपीट है आपकी, ठीक है। देयर अपीयर डेफिनेशियो रेगिया प्रो कार्लो वन विच वॉज एन अटैक अपॉन द प्योरिटिन्स। तो ये आपका यहाँ पे क्या, वो डिफेंशियो रेगिया प्रो, इसमें वो क्या थे, वहाँ पे वो थे उस टाइम पे अपीयर थे, ठीक है, जब वो अटैक अपॉन द प्योरिटिन्स, प्योरिटिन्स मैंने आपको बता ही दिया पहले भी कि वो क्या होता है, ठीक है। इट वॉज इन रिटेन बाय सेलमेसिस, ये जो आपकी थी ये रिटन किसने लिखी थी, ये आपकी लिखी थी सेलमेसिस, अ डच प्रोफेसर, जो कि डच प्रोफेसर थे। मिल्टन रिप्लाइड इन हिज मैग्निफिशिएंट डिफेंशियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकैनो, द डिफेंशियो वॉज द लास्ट वर्क दैट मिल्टन सॉ। तो डिफेंशियो जो कि मिल्टन ने लिखी थी और उनका लास्ट वर्क था जो उन्होंने देखा था, देखने से मतलब क्या है, उसके बाद ही वॉज टोटली ब्लाइंड, ठीक है, यानी कि उन्हें दिखाई देना बंद हो गया था इन 1652 में। 1650 में उनकी वो ही लॉसेस वन आई, मतलब उन्होंने अपनी एक आंख से देखना उन्हें बंद हो गया था 1650 में। और ये जो आपकी डेफिशिएंसियो जो राइटिंग है उनकी, वो उन्होंने 1649 में लिखा था और वो उनका लास्ट वक्त था जब वो मिल्टन दोनों आंखों से उन्हें दिखाई देता था, क्योंकि ब्लाइंडनेस फेल अपॉन हिम एर इट वाज फिनिश्ड, क्योंकि उसके बाद वो उन्हें दिखाई देना बंद हो गया था। तो ये उनकी लास्ट पोएम थी। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा वो लास्ट वक्त था जो मिल्टन ने लिखा था जब उनको दिखाई देता था, यानी कि तब वो ब्लाइंड नहीं हुए थे। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेफिनिशियो, ठीक है। The scene in Paradise Lost, where Eve comes weeping to Adam, seeking peace and pardons, is probably reflection of a scene in Milton's own household. तो Paradise Lost की जो आप समरी है वो आप देखिएगा, उसमें एक सीन है जिसमें कि ईव आती है रोते हुए एडम के पास, सीकिंग पीस, शांति ढूंढते हुए कि मुझे शांति चाहिए। तो ये जो है, ये जो उन्हें एक आइडिया, जो रिफ्लेक्शन है वो मिल्टन की ओन हाउस होल्ड, मिल्टन के अपने खुद के ऐसे उस टाइम पे उनकी कंडीशन सिचुएशन इस टाइप की थी जिस तरह से उन्होंने ईव को और एडम के सीन को पैराडाइज लॉस्ट में बताया है। In 1652 he became blind. His first wife Mary Powell died in 1653. देखिए 1652 में मैंने आपको बताया कि वो टोटली ब्लाइंड हो गए थे और उनकी फर्स्ट वाइफ मैरी पावल की डेथ उसके नेक्स्ट ईयर हुई थी, यानी कि 1653 में। तो ये आपको आसान हो जाएगा लर्न करने में कि 52 में दो जो वो ब्लाइंड हुए थे और उसके नेक्स्ट ईयर ही उनकी फर्स्ट वाइफ मैरी पावल की डेथ हो गई थी। और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि उनकी फर्स्ट वाइफ का नाम क्या था, सेकेंड वाइफ का नाम क्या था, ठीक है। शी हैड बॉर्न हिम 3 डॉटर्स, एनी, मैरी एंड डिबोरा, और उसने 3 डॉटर्स को जन्म दिया था जिसका नाम था एनी, मैरी एंड डिबोरा। The only male child, John, died in infancy in 1651. उनका जो ओनली मेल चाइल्ड एक ही था बॉय, बाकी उनकी 3 बेटियां थी, एक उनका बेटा था, बट वो डेथ उसकी 1651 में हो गई थी। नेक्स्ट आपका आता है इन 1657 ही मैरिड कैथरीन वुडकॉक। सेकेंड उनकी मैरिज कब हुई, 1657 में, 53 में डेथ हो गई थी मैरी पावल की। उसके 1657 में उन्होंने फिर उन्होंने शादी करी कैथरीन वुडकॉक से। बोथ मदर एंड द चाइल्ड डाइड इन 1658 और नेक्स्ट ईयर ही कैथरीन वुडकॉक की डेथ हो गई थी और उनके एक
बच्चे की भी डेथ हो गई थी, दोनों ही साथ में डेथ हो गई थी। यानी कि कैथरीन जब अपने चाइल्ड को जन्म दे रही थी उस टाइम पे कैथरीन वुडकॉक की डेथ हो गई थी। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही साल सेकंड मैरिज भी उनकी नहीं चल पाई, मतलब फर्स्ट मैरिज में क्या हुआ, मैरी पावल की डेथ हो गई 1653 में, ठीक है, जो उनके 3 बेटियां और एक बेटा था, बेटे की डेथ हो चुकी थी। सेकंड उन्होंने शादी करी कैथरीन वुडकॉक से, जो कि सिर्फ एक साल ही चल पाई और वो भी उनकी उसकी डेथ हो गई। थर्ड टाइम 1663 द पोइट मैरिड एलिजाबेथ मिंशुल। एलिजाबेथ मिंशुल से उन्होंने शादी करी 1663 में, और लेडी 30 ईयर्स यंगर दैन हिमसेल्फ, यानी कि 30 साल छोटी लड़की से उन्होंने शादी करी जिसका नाम था एलिजाबेथ मिंशुल, ठीक है। तो बहुत छोटी, यानी कि उसकी बेटी की एज की हो गई एक तरह से। और थर्ड टाइम 1663 में। ये आपको ईयर्स याद करने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पैराग्राफ स्टेंजा है, क्योंकि इसमें पूछा जाता है फर्स्ट वाइफ की डेथ और शादी कब हुई, सेकंड की कब हुई थी और थर्ड की क्या कब हुई थी, और नाम भी पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है Before writing Paradise Lost, Milton thought of writing on King Arthur, but later on he decided to write on the fall of man. यानी Paradise Lost जब वो लिख रहे थे तो उन्होंने सोचा था कि वो King Arthur के बारे में लिखेंगे, but later he decided he write on the fall of man, कि इंसान का पतन कैसे हुआ, ठीक है। उन्होंने ये वाली थीम पर Paradise Lost को लिखा। It resulted in Paradise Lost, which was finished in 1665 after 7-year labor in darkness. He started writing it in 1658. He got it published in 1667. ये तीनों ईयर आपको लर्न करने हैं कि राइटिंग स्टार्ट कब करी, फिनिश कब हुई, पब्लिश्ड कब हुई, ठीक है। राइटिंग स्टार्ट करी 58 में, फिनिश्ड हुई 1665 में, और पब्लिश्ड हुई उसके 2 साल बाद 1667 में। और उसके बाद पैराडाइज लॉस्ट वाज डिवाइडेड इनटू 10 बुक्स, बट आफ्टरवर्ड्स इट वाज डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि पहले वो 10 बुक्स में पब्लिश हुई थी, उसके बाद वो 12 बुक्स में पब्लिश्ड हुई। The copyright of Paradise Lost was sold to Samuel Simmons for the payment of £5. The third edition appeared after the poet's death in 1678. अब जॉन मिल्टन की डेथ हुई थी 1674 में, तो जो उसका थर्ड एडिशन था वो कब पब्लिश हुआ, उनकी डेथ के बाद, यानी 1678 में। और कॉपीराइट किसको दिया गया था, सैमुअल सिमॉन्स को, फॉर द पेमेंट ऑफ £5, ओनली £5, ठीक है। द पॉइट्स विडो, यानी पॉइट्स की वाइफ की बात कर रहे हैं, लास्ट किससे शादी हुई थी उनकी, मिंशुल से, एलिजाबेथ मिंशुल से। सोल्ड, उसने बेचे द राइट टू सिमॉन्स फॉर £8। उसने क्या करा, पॉइट्स बाद में उसने £8 में बेचे, ठीक है। जो पैराडाइज लॉस्ट की कॉपीराइट थी वो उसने सिमॉन्स को बेचे थे £8 में। द अमाउंट वॉज ओनली £28 फॉर सच अ ग्रेट वर्क। तो इतने अच्छे काम के लिए कितने पाउंड्स मिले, ओनली £28। एट थॉमस एल्वर्ट सजेशन, बट what hast thou to say of Paradise Found? Milton wrote the second part of the epic Paradise Regained. Paradise Regained उसका फेवरेट वर्क है। आपको एक क्वेश्चन आता है कि मिल्टन का फेवरेट वर्क कौन सा है, तो आप बताएंगे पैराडाइज रिगेन्ड, नॉट अ पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, जो कि 1671 में लिखा गया था, और वो एपिक है इन 4 बुक्स। मीन 1671 हिज लास्ट इंपॉर्टेंट वर्क सैमसन एगोनिस्ट, द मोस्ट पावरफुल ड्रामेटिक पोएम ऑन द ग्रीक मॉडल अपीयर्ड, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन और टॉपिक है जिसको आपको लर्न करना है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जो भी मैंने आपको सारे ये पॉइंट्स बताए हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से आप दोबारा पढ़िए और आपको ये सारे ईयर्स लर्न हो जाएंगे। तो मेरी इस वीडियो के थ्रू आप इस वीडियो को बार बार देखिए जिससे कि आपको इनके पॉइंट्स सारे लर्न हो जाएं। तो आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर लिखें एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैशअप। थैंक यू, बाय बाय।